हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमआई स्टडी ऑनलाइन। आज मैं एनसीईआरटी सोशल स्टडी की क्लास 10th के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। और आज मैंने जो है चैप्टर 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर से मैंने जो संबंधित कुछ अभी टॉपिक लिए हैं। मैं एक वीडियो में तो पूरे चैप्टर को कवर नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे कुछ अलग अलग वीडियो बनानी होंगी। तो आज के चैप्टर में मैंने आपको शुरू के 5 टॉपिक लिए हैं। उन 5 टॉपिक के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हमारा राष्ट्र क्या है। देखिए, इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि राष्ट्र से पहले राष्ट्रवाद का पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद से ही बनता है। और राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जो है, अपने जो राष्ट्र है, आप जिस देश में रहते हो, जिस भी राष्ट्र में आप रहते हो, उसके प्रति आपके मन में बहुत अधिक प्रेम होता है। उसकी भौगोलिक स्थिति को आप प्रेम करते हो। उसकी भौगोलिक स्थिति जो है, भौगोलिक स्थिति मतलब उसका जो स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थात उसका मैप कैसा है। तो यदि देखिए, अगर आपका भारत का मैप है, यदि उसमें से जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया जाए तो उसका मैप अलग लगेगा। अगर ये पूर्वोत्तर राज्य जो 7 सिस्टर है उन्हें अलग कर दिया जाए तो अलग लगेगा। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा। तो वही आपका राष्ट्रवाद है। दूसरा है हमारी संस्कृति को, अगर हम अपने देश की संस्कृति से, अपने राष्ट्र की संस्कृति से प्रेम करते हैं, अगर उस संस्कृतियों को तोड़ने मोड़ने की कोशिश करता है, या हमें हमारे जो भी हम नित्य कार्य करते हैं, जितने हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, हमारे देश में अलग अलग धर्म है, इन धर्मों को या इनकी सम्मान्यता को ठेस पहुंचाता है तो हम सहन नहीं कर सकते। ये अर्थात ये भी एक राष्ट्रवाद है। हमारे देश के प्रति कोई दूसरा अलग कुछ गलत कहता है तो हम सहन नहीं कर पाते, ये भी एक राष्ट्रवाद है। तो अपने देश में जितनी भी जो सांस्कृतिक हैं, जितनी भी जो सामाजिक भावनाएं हैं, जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है हमारे पास, और जो भी हमारी भौगोलिक स्थिति है, इसे हम प्रेम करते हैं, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है बात, ये शॉर्ट मैंने समझाना था क्योंकि जो अभी विद्यार्थी नए हैं उन्हें भारी भारी शब्द लगते हैं, राष्ट्र, राष्ट्रवाद। आजकल के वैसे भी आधुनिक जनरेशन है। देखिए, जो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, ये इसमें जो है अधिकतर जो बताया गया है यूरोप का बताया गया है, अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें पूरे चैप्टर में आपके यूरोप के विभिन्न देशों में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, अर्थात वहाँ राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, उसका वर्णन किया गया है। जैसे इटली, जर्मनी और भी है, ठीक, फ्रांस। तो इसमें हम पहले तो जान लेते थे बेटा कि पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ कि यूरोप जो है कहाँ पर है और कौन कौन से देश है कहाँ पर है। देखिए, यह है हमारी प्यारी पृथ्वी और इधर ये आपका यूरोप है। ठीक है, ये जो कंट्रियां हैं सारी आपको, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सारा जो पोर्शन है इधर, ये हमारा इटली, क्रोएशिया, सर्बिया, ठीक है, रोमानिया, बुल्गारिया। तो ये सब जो हमारे इधर का पार्ट है, ये यूरोप में आता है। ठीक है, इस यूरोप में ही आपके इस चैप्टर का पूर्ण रूप से जो है ब्यौरा दिया गया है। जैसे कि हाँ, ये इटली है और इटली के भी कई सारे इसमें स्टेट होंगे, तो ये सब भी मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशन? राष्ट्र क्या है? जोसेफ अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र समान भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि से बनता है। पहले आपको बताता हूँ जो जोसेफ अर्नेस्ट रेनन थे, ये कौन थे। देखिए, ये फ्रांस के एक भाषा विशेषज्ञ थे। ठीक है, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, एक लेखक थे, राइटर थे और इतिहासकार थे। तो देखिए, रेनन के अनुसार जो बताया गया है, उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र में, अर्थात किसी भी देश में या किसी भी एक पार्टिकुलर क्षेत्र है, अगर वहां पर एक समान भाषा बोली जाती है, धर्म है एक प्रकार का, एक समान धर्म है, एक समान जाति, एक क्षेत्र है, वो मिलकर भी एक राष्ट्र बना देता है। ये उनकी परिभाषा थी उनके अनुसार। और जो ऐड किया है उसमें बताया है उन्होंने, एक राष्ट्र के लिए जो प्रयास होने चाहिए, त्याग, निष्ठा का विचार होना चाहिए अपने राष्ट्र के लिए, और शौर्य युक्त अतीत होना चाहिए। अर्थात एक राष्ट्र तभी बनता है जब उसका अतीत ऐसा हो कि उसमें अतीत में उसके शौर्य की गाथाएं हों, अर्थात जो उनके अतीत में, जिसका पास्ट में कोई भी ऐसा उन्होंने कार्य किए हों जिनका जो वर्णन अब भी होता है, जिनका जिक्र अब भी किया जाता है। अर्थात ऐसा एक अतीत होना चाहिए किसी राष्ट्र का। उस राष्ट्र के में जो लोग हैं उनके बीच में त्याग की भावना होनी चाहिए, उन्हें प्रयास करना चाहिए अपने देश को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर एक निष्ठा का विचार होना चाहिए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है एक राष्ट्र को बनाने में। ठीक, तो उसका एक समान गौरव होना चाहिए, वर्तमान में एक समान इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी मिलकर, हमारी सबकी इच्छा है कि हमारा देश अच्छा करे, हमारा राष्ट्र बढ़िया बने, हमारे देश के नाम हो, तो ये एक संकल्प होना चाहिए मन में। साथ मिलकर काम करने की भावना होनी चाहिए तथा भविष्य में भी ऐसे कामों की करने की इच्छा रखने वाले
अगर लोग किसी देश में हैं अर्थात वो देश है या वो क्षेत्र है तो वही राष्ट्र है। ठीक है, यह सब एक सफल राष्ट्र के महत्वपूर्ण शर्तें हैं। अगर ये शर्तें कोई पूरी कर लेता है समझ लीजिए वो राष्ट्र है, अगर ये शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो राष्ट्र नहीं हो। तो यह है, तो अर्नेस्ट रेनन ने जो पहली लाइन में कहा है राष्ट्र समान भाषा, समान भाषा का मतलब एक भाषा भी बोली जाती हो, एक धर्म हो, एक जाति हो, एक क्षेत्र, ये भी ठीक है, परंतु ये किसी पार्टिकुलर रीजन के लिए है। जैसे हमारे देश में ये लागू नहीं हो सकता क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार का धर्म है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार का जो यहाँ पर क्षेत्र भी ऐसे हैं अलग अलग। ठीक है, एक जैसी जलवायु नहीं है हर जगह, तो ये डिफरेंस हमारे यहाँ है। फिर भी हमारा देश तो एक राष्ट्र है और राष्ट्रवाद की भावना हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि भारत का एक ये जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भारत की पहचान है। तो ये जो है जोसेफ के अनुसार उनकी बात इस सही है कुछ एक देशों के लिए, परंतु भारत में ये नहीं होता। मगर उसके बाद के जो पॉइंट है वह भारत के लिए भी और अन्य देशों के लिए भी। तो आपको देखिए राष्ट्र के बारे में मैंने बता दिया है कि एक राष्ट्र कैसे बनता है, चाहे भारत हो चाहे कोई भी देश हो। हम जोसेफ मैसनी, देखिए जोसेफ मैसनी के बारे में बताएं तो ये इनका संबंध जो है इटली से है। ठीक है, इटली के क्रांतिकारी रहे हैं ये, और 1807 में इनका जन्म हुआ था जेनोवा में। ठीक, तो ये क्रांतिकारी जो जोसेफ मैसनी थे ये इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए इसमें इटली का एकीकरण आएगा एक, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आने के अधिकतर चांसेस के बने रहते हैं। तो जोसेफ जो चाहते थे वो भी चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, अर्थात जो इटली के कई हिस्सों में बटा पड़ा था, उसके कई सारे राज्य अलग अलग हो गए थे, तो उन सबको एक जगह करके एक इटली की स्थापना, एक देश बने। ठीक है, इस सेम यही कंडीशन भारत में भी थी। जब भारत की आजादी हुई थी तो आजाद होने के बाद जब अंग्रेज चले गए थे 1948 या 1948 के समय की बात है, 1948 और 47 के लास्ट में जब देश आजाद हो चुका था लगभग, तो उस समय क्या समस्या आ रही थी इंडिया के सामने कि इंडिया की भी 500 से ज्यादा रियासतें थी, तो वो 500 रियासतें अपने अलग अलग उनके राजा थे, अलग अलग उनके क्षेत्र थे, तो वे देश में जुड़ने को तैयार नहीं थे। फिर हमारे जो है जो लोह पुरुष हैं, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश की, उनके प्रयासों से जो 500 की 500 रियासतें भारत में मिला ली गई और भारत को एक गणतंत्र राज्य बना लिया गया। ठीक, तो इटली में जो होता है जोसेफ मैसनी ने यही वर्क किया, उन्होंने भी यही कार्य किया कि वे चाहते थे इटली का यूनिफिकेशन हो और इटली एक विचारधारा में आ जाए, पूरा समाज को एक विचारधारा में जोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास। देखिए मैसनी क्या चाहते थे, वो राजतंत्र का विरोध करते थे, अर्थात राजतंत्र मतलब किसी भी डिक्टेटरशिप मीन्स मतलब किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में पूरे देश की बागडोर होना, न ही वहाँ चुनाव का अधिकार होता है, न ही कोई दूसरे व्यक्ति लोग वहाँ बोल सकते हैं। अर्थात जो एक राजा होगा उसका परिवार और राजा वही उसमें राज करेगा देश में, उसके नियम कानून चलेंगे, डिक्टेटरशिप होती है, इसे बोलते हैं राजतंत्र। इस चीज का वो विरोध करते थे। वो चाहते थे कि इटली में क्या हो, प्रजातंत्र हो। प्रजातंत्र मतलब जो प्रजा यानी कि जनता, जो हम लोग यानी कि जो लोग हैं उनके अनुसार सरकार चुनी जाए, उनके अनुसार जो इटली का जो है राज्य चले, वो इस तरीके को चाहते थे। उन्होंने इसी कार्य को किया और कार्य में वो अपने लगभग सफल भी रहे। ठीक है, तो फिर आता है हमारा काउंट कैमिलो दे काबूर। ये इनका भी जो इटली देश से संबंधित थे, पिडमोंट में इनका जन्म हुआ था। तो ये कोई क्रांतिकारी तो नहीं कहा जा सकता, अर्थात ये क्रांतिकारी के जिस तरह की विचारधारा नहीं रखते थे ये, परंतु ये भी इटली का एकीकरण चाहते थे। इनकी भी इच्छा थी कि जो इटली का यूनिफिकेशन हो। तो इन्होंने क्या करा, इसने विभिन्न प्रदेशों को एकीकृत करने का अर्थात उनका यूनिफिकेशन करने के लिए आंदोलन चलाए, आंदोलन किए इन्होंने, मतलब ये क्रांतिकारी की तरह से नहीं किया, बस आंदोलनों का नेतृत्व किया। ठीक है, और इनके अंदर एक विशेषता थी कि इतालवी भाषा जो होती है अर्थात इटली की जो भाषा थी उससे अधिक ही फ्रेंच बोल लेते थे। ठीक है, तो इससे वजह से जो वहाँ का सम्राट था विक्टर इमैनुअल ने क्या करा, 1852 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। ठीक है, और ये उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने उन क्षेत्रों में जो आर्थिक तौर पर यानी कि उनके जो भी रोजगार थे, उनके जो कमाने के जितने भी धंधे थे उन पर, कृषि जो वहाँ की कृषि थी उस पर, और जो सेना आदि में बहुत अधिक हद तक सुधार किया। और सुधार करने के बाद फ्रांस में को जो है फ्रांस व जो सार्डिनिया पिडमांट है, ठीक है, इनके बीच कूटनीति संधि भी कर ली। ठीक है, और सार्डिनिया पिडमांट को एक जगह कर लिया। और मृत्यु जो हुई थी इनकी वो 6 जून 1861 ईस्वी में हुई। ये जो है अपने कार्य में काफी हद तक सफल भी रहे और इन्होंने जो ये कार्य अपना कर भी दिया। ठीक है, तो ये तो थे हमारे काउंट कैमिलो दे काबूर। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, यूनान है एक देश ग्रीस, ठीक, अब भी है, और इसकी राजधानी एथेंस है। ठीक है, एथेंस जहां पर सबसे पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे। तो देखिए 15वीं सदी में जो है यूनान जो ओटोमन एम्परर जो साम्राज्य था, ओटोमन एम्परर का हिस्सा था। ओटोमन एम्परर है ओटोमन आपका तुर्की, जिसकी राजधानी इस्तांबुल है इस समय, यानी कि आपका जो तुर्की है वो पहले ओटोमन बोल देते थे। वहां का साम्राज्य का हिस्सा था 15वीं शताब्दी में कौन, जो यूनान। ठीक,
तो 1821 ईस्वी में क्या करा, जो यूरोप में जब क्रांतिकारियों के कारण, यानी इसमें क्या हुआ, जब यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास चल रहा था, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, वहाँ क्रांतिकारियों ने जो है वहाँ की जो सरकारों को उनके घुटनों पर ला दिया था और वहाँ जो स्वतंत्र होते जा रहे थे, गणतंत्र अपने बनाते जा रहे थे, तो इसका प्रभाव यूनान पे भी पड़ा। तो इस कारण से जो यूनानियों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ, अर्थात उनके अंदर भी राष्ट्र के प्रति भावना आई। उन्होंने सोचा कि हम भी देश अपना आजाद कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके मन में भी इस तरह की भावना आई और उन्होंने जो पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों से उन्हें साथ भी मिला, जैसे वहाँ के जो पश्चिमी यूरोप के जो कवि थे, जो कलाकार थे, उनका समर्थन मिला इन्हें। उसके बाद जो है इन लोगों ने जो संघर्ष करने के लिए जनमत जुटाया, अर्थात यूनानी लोग जो थे, जितने भी यूनान के जो लोग थे वहाँ पर, उनके बीच में जो ओटोमन एम्परर साम्राज्य के लोग भी थे, परंतु इन्होंने अपना जनमत जुटाया जिससे कि ये संघर्ष कर सकें, ठीक है। और एक अंग्रेज हुए थे कविलार्ड वायरन, तो वायरन ने क्या करा, धन इकट्ठा किया, क्योंकि युद्ध करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इन्होंने धन इकट्ठा किया और ओटोमन एम्परर जो था, ओटोमन साम्राज्य को हरा दिया। हराने के बाद जो है 1824 ईस्वी में इनकी बुखार से मृत्यु होगी। किनकी, जो अंग्रेज थे कविलार्ड वायरन, ठीक। इनका ही काम खत्म हो गया। उसके बाद अंततः 1832 में जो कुस्तुनिनिया की संधि हुई, तो कुस्तुनिनिया में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और यूनान के बाद आता है आपका फ्रैंकफर्ट संसद। क्योंकि फ्रैंकफर्ट संसद क्या है, ये एक शहर है, फ्रैंकफर्ट शहर, और उसमें एक सेंट पॉल चर्च है, ठीक है। उसी में ये संसद है, या उसी चर्च को ही संसद कहा गया है, ऐसा मान सकते हैं। जहां पर 18 मई 1848 को, ठीक है, 341 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। इसके पहले मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए, जर्मनी की बात है, तो जर्मनी में क्या था, राजतंत्र चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था, डिक्टेटरशिप वहां पर थी। तो वहां के जो लोग हैं, अभी मैं इससे पहले एक बात और जोड़ देता हूँ, इसे भी समझाने से पहले एक बात जोड़ देता हूँ। तो किसी भी देश में, मैं मानता हूं दुनिया के लगभग अधिकतर देशों में, या उन देशों में तो अधिकतर जहां पर स्वतंत्रता युद्ध हुए हैं, राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, या जहां पर जो है इस समय संविधान है, या वहां पे गणतंत्र जो है, उन सभी देशों में 3 कैटेगरी थी। एक तो वहां पर जो वहां की जनता थी, जो लोग थे, वहां पर 3 कैटेगरी में थे। एक तो था आपका निम्न वर्ग, जो सबसे कम नीचे आता है, ठीक है। एक तो निम्न वर्ग था, एक था मध्यम वर्ग, और एक था आपका उच्च वर्ग, ठीक है। ये 3 वर्ग होते हैं, अब भी है, हर देश में है। जैसे निम्न वर्ग में तो वो लोग आते हैं जैसे किसान रहे, या मजदूर रहे, भूमिहीन मजदूर रहे, ठीक है। देखिए, मध्यम वर्ग में वो लोग आते हैं जैसे अध्यापक लोग रहे, या लेखक रहे, या कलाकार रहे, या जो कर्मचारी जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वो कर्मचारी रहे। तो इस तरीके के जो लोग होते थे, ये जो है मध्यम वर्ग में आते हैं, ठीक है। ये मध्यम वर्ग के लोग थे। उसके बाद आता है आपका उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में वो लोग आते थे जैसे कि जो राज परिवार से हो, राज परिवार से संबंधित लोग थे, या वो होते थे इसमें, या जो जमींदार होते जिनके पास बहुत अधिक जमीन होती थी, ठीक है, या जो राजनेता होते थे, जो नेतागिरी में रहते थे, ठीक है। इस तरीके के जो लोग बड़े बड़े लोग होते थे, ये आते हैं उच्च वर्ग में, ठीक। उस समय की बात बता रहा हूं मैं, अब भी ये है, अब इनमें थोड़ा से इनके पोजीशन चेंज हो चुके हैं ये वर्ग, मगर तीनों अब भी चलते हैं हर देश में, हमारे देश में भी हैं, ठीक है, मगर पोजीशन चेंज है इसमें जो है। उस समय की बात बता रहा हूं मैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक। अब उसमें क्या हुआ, जो जर्मनी में था, तो जर्मनी में कुछ लोग जो मिल करके वहां पर था, जो राजशाही परिवार था, या उनके बहुत अधिक अधिकार थे, और दूसरे जो वर्ग थे उनका अधिकार कम थे। तो इन्होंने सभी ने जो है वहां पर एक सलाह मशवरा किया, और उसके बाद उन्होंने जर्मनी में एक निर्वाचन किया। निर्वाचन मतलब एक चुनाव कराया, और वहां से इन्होंने लगभग चुनाव करने के बाद 831 सदस्य चुने। इन 831 सदस्यों में जो है मध्यम वर्ग के अधिक प्रभाव था। जो संसद में जो 831 सदस्य आए थे, इनमें मध्यम वर्ग के लोग अधिक थे, ठीक है। और उसके बाद आपके उच्च वर्ग के भी थे और निम्न वर्ग के भी थे। तीनों वर्गों के लोग चुने गए थे अलग अलग जगहों से, और इन्हें ये 18 मई 1848 को जो उस संसद में, यानी कि सेंट पॉल चर्च में आकर के बैठ गए। इनका आने का उद्देश्य क्या था, ये चाहते थे कि जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जाए, जैसे कि भारत में हुआ था 1947 से पहले जब अंग्रेज जाने वाले थे। तो भारत ने भी जो है अपना, उससे पहले ही जो है अपना संविधान तैयार करने का कोशिश कर रहे थे, और कर भी लिया था। तो उन्होंने भी अध्यक्ष बनाया था, भारत ने भी अध्यक्ष बनाया, तो वे अध्यक्ष बनाना चाहते थे, क्योंकि संविधान सभा गठित हो रही है या संविधान का प्रारूप बन रहा है, तो एक अध्यक्ष तो होना चाहिए ना। तो राष्ट्र का जो अध्यक्ष बनाना चाहते थे वो प्रेशा का राजा था, पर्सिया बोल देते हैं, उसका जो राजा था फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। इस राजा को ये इसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे, मगर इसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? इसने इसलिए मना कर दिया कि जो
जो उन 831 सदस्य थे, उन 831 सदस्यों में कुछ ऐसे राजा भी थे या कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि संविधान सभा का गठन ना हो या संविधान का जो प्रारूप तैयार ना हो। तो ये जो राजा थे ये उनके साथ चले गए। कुलीन वर्ग और जो सेना ये उच्च वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो इनका विरोध अधिक बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था, अर्थात उन जो 831 सदस्यों में मध्यम वर्ग के लोग अधिक थे, जिससे क्या हुआ, एक तो इनका जो विरोध बढ़ गया कुलीन वर्ग वालों का, ऊपर से मध्यम वर्ग वालों ने क्या हुआ, उनका प्रभाव अधिक था, तो उन्होंने क्या करा, मजदूर और कारीगरों की जो मांगे थी उस समय उस सेंटर हॉल में या उस चर्च में जो मजदूर लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनकी जो मांगे थी उनकी मांगों का विरोध कर दिया, उन्होंने वही दबा दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जो संसद का जो निम्न वर्ग था वो अपना उनका समर्थन को बैठे, अर्थात 831 में समर्थन में से गायब हो गए। भाई जब आप हमारी बात नहीं माने तो हमारा यहाँ फायदा क्या होने से, ठीक है। तो अपने उसको बायकॉट कर दिया, संसद में भंग हो गई, ठीक है। अंत में क्या हुआ, पेशा का जो राजा था उसने इनकार कर दिया कि ये फ्रैंकफर्ट संसद के जो निर्णय है वो स्वतः ही समाप्त हो गए, मतलब उन्होंने भी अपना बायकॉट कर दिया और ये संसद में भंग हो गई। तो इसमें ये कहानी थी। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण भी हुआ है, बाद में हुआ है, वो भी बताएंगे आने वाले इस वीडियो में। अब ये फ्रैंकफर्ट संसद में इतना काफी है, और भी अच्छा से बना सकते हैं, इसमें और सब जोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, ठीक है। अभी तक जितने भी जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुए, चाहे वो किसी भी देश में हुए, फिलहाल तो हम यहाँ इटली की बात कर रहे हैं या यूरोप में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो यूरोप की बात बताने जा रहे हैं। परंतु किसी भी देश का अगर राष्ट्रवाद संघर्ष हुए हैं तो महिलाओं का, तो वहाँ पर महिलाओं की अहम भूमिका रही, ठीक। इसी में बात कर लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रवादी संघर्षों के विषय में। क्योंकि जो भी राष्ट्रवादी संघर्ष रहे हैं उसमें जो बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया है, ठीक है। और महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन भी बनाए हैं, उन्हें स्थापित किया है, अखबारों भी उसमें शुरू किए हैं, उन्होंने अखबारों में अपने जो लेख देने भी शुरू किए हैं, राजनीतिक बैठकों में भाग भी लिया है, प्रदर्शनों में भाग भी लिया है, प्रदर्शन भी उन्होंने काफी किए हैं, आंदोलन भी चलाए हैं। इसके बावजूद उन्हें जो असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित भी रखा गया है, ठीक है। अर्थात जब ये ऐसी जो अभी हमारे समय तो भारतीय में संविधान के तहत भी भारतीय महिलाओं को जो चुनाव लड़ने का अधिकार है और देशों में दे दिए गए हैं, परंतु उस समय की जब अगर यूरोप की बात करें तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था कि वे चुनाव में या किसी तरीके में भाग ले सके। इसका उदाहरण है जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद जो भी बता रहा था मैं आपको, इसकी सभा आयोजित की गई थी, तो महिलाएं भी वहाँ उपस्थित थी, मगर महिलाएं 831 सदस्यों में नहीं थी। वे केवल दर्शक दीर्घा होती वहाँ खड़ी होकर दर्शक बनी हुई थी, देख रही थी क्या सिस्टम चल रहा है। तो केवल महिलाएं पहले देख सकती थी, वहाँ अपनी बात नहीं रख सकती थी, परंतु ऐसा नहीं था कि उनका वो योगदान न रहा हो, क्योंकि जब उनके साथ इस तरीके के जो है ये भेदभाव किए गए हैं, इन्हीं से बचने के लिए उन्होंने भी राष्ट्रवादी संघर्षों को अपनाना शुरू किया, और वे भी जो है चाहती थी कि प्रजातंत्र आए, ठीक। और प्रजातंत्र के लिए जितनी भी जरूरी चीजें थी, जितने भी जरूरी आंदोलन थे, जितने भी जरूरी प्रदर्शन थे, जितनी भी राजनीतिक बैठक थी, उनमें सब में महिलाओं ने बराबरी से भाग लिया। इन सबको देखते हुए हम इन तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो महिलाओं की अहम भूमिका रही है राष्ट्रवादी संघर्षों में, ठीक। देखिए मैंने यहाँ पर ये 5 टॉपिक कवर किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अच्छे टॉपिक लेने वाला हूँ इसी चैप्टर के। अब देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो हमने SST की एक सीरीज स्टार्ट कर दी है अपने चैनल MS स्टडी ऑनलाइन में। देखिए आप MS स्टडी ऑनलाइन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर मैं मैथ और SST की निरंतर वीडियो दे रहा हूँ, ठीक। जल्दी ही आपको यहाँ पर जो है 10th क्लास की साइंस की वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी विद्यार्थी लोग या जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो है SST का जो राष्ट्रवाद का विकास है, या समझ लीजिए कि जो SST के जितने भी चैप्टर इसमें आने वाले हैं वो तो UPSSC के जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। जो आप कंपटीशन की तैयारी करोगे उनके लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो है, तो वो भी इसको समझ सकते हैं, दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट्स कर सकते हैं, या मैं इसका जो PDF का लिंक है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये इन नोट्स का जो PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इसके नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक। यदि देखिए आपको वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो, आपको कोई नॉलेज मिली हो, आपको कुछ समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी आपके मित्र लोग हैं उनसे इसे शेयर करें, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।